हे एवरीवन, क्या हालचाल सभी का स्वागत है नए चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है दिस इज लेक्चर 1 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बहुत शानदार सी बातें करने वाले हैं। बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस करेंगे, बहुत अच्छी फील लेंगे यार इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो भी यार जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जो लेक्चर 1 रहता है, उस लेक्चर में एक तरीके से नींव रखी जाती है, एक तरीके से बेस बनाया जाता है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो अच्छे से यार उसे सीखिएगा, अच्छे से समझिएगा। सारी चीज़ यार समझ में आप लोगों को आ जाएंगी, है ना। मैं एक एक बात दो दो तीन तीन बार रिपीट करता हूं तो आपको बात तो समझ में आ ही जाएगी। देर सवेरे, है ना, किसी को पहली बारी में समझ में आ जाएगी, किसी को तीसरी बारी में समझ में आ जाएगी, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। और आप लोग धैर्य बना के, है ना, शांति से, पेशेंस के साथ लेक्चर देखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लूं तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल यार, चैप्टर तो देखो इंपॉर्टेंट है। और यार ये कंपैरेटिवली बच्चों को टफ लगता है ना। मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि यार ये चैप्टर कंपैरेटिवली बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये टफ नहीं लगे। क्वेश्चंस ज्यादा करवा देंगे यार आपको, ताकि आप लोग एक तरीके से सारे टाइप के क्वेश्चंस लेक्चर्स में ही देख लें, है ना। और फिर प्रैक्टिस सेशन आएगा, वहां से और यार हमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगा। तो अगर हमारे सारे क्वेश्चंस देखे होंगे तो फिर यार हम लोगों को चीजें टफ नहीं लगेंगी। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। नीट में इंपॉर्टेंस की बात करूं तो अगेन आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आप इस पोर्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करें। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यार सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो ब्रॉडली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रॉडली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, एक पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और एक पार्ट होता है कंडक्टेंस। ठीक है, गैल्वेनिक सेल यार मे भी आप लोगों ने नाम सुन रखा हो। इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। डेनियल सेल, इसका एग्जांपल क्या होता है, डेनियल सेल होता है। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम लोग गैल्वेनिक सेल वापस करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें आज देख लेंगे, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रोलिसिस हिस्सा स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पे पढ़ेंगे। फिर लास्ट वाला हिस्सा क्या है आपका, कंडक्टेंस। जैसे देखो, जैसे हमारे जैसे घर में वायर्स लगी हुई होती हैं, वो क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं। मेटल है ना यार, जैसे कॉपर की वायर्स हैं, तो वो क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स है। यहाँ पे हम लोग कंडक्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। कंडक्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कि यार सपोज करो एक हमने आयनिक सॉल्यूशन ले लिया, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, CH3COH का सॉल्यूशन ले लिया, तो उसमें भी क्या रहेंगे, आयंस रहेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट करना है तो यार एक है ना, देखो अब ये थोड़े थोड़े जो आप लोगों के जो आइडियाज हैं उसको मैं तोड़ूंगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना, लेकिन ये आधी अधूरी नॉलेज है। ये बात बिल्कुल सही है कि यार अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बिल्कुल। उसके साथ साथ अगर कोई सा भी चार्ज्ड स्पीशी मूव करता है, सपोज करो Na+ मूव करता है, तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अरे बात समझ में, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई सा भी चार्ज्ड स्पीशी अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कटायन हो, चाहे वो अनायन हो, कुछ भी हो, चार्ज्ड स्पीशी होना चाहिए। तो कंडक्टेंस में हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की। एक सॉल्यूशन बना लिया, वो कितना कंडक्टिंग है, क्या उसका रेजिस्टेंस है, क्या उसकी कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी, सारी चीजें हम लोग उधर बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, क्या करता है, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। जैसे हमारे फोन की जो बैटरीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, फोन में आपने बैटरी लगा रखी, बिल्कुल, बैटरी के अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बैटरी के अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और फिर हमारा फोन चल पा रहा है। सही बात है।
जैसे हमारे लैपटॉप्स, तो लैपटॉप में क्या है, बैटरी होती है, तो उस बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो फिर हमारा लैपटॉप चल पा रहा है। करेक्ट। अब क्या होता है, जैसे एक टाइम तक चलता है लैपटॉप या फिर फोन, फिर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हमको उस बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम एक समय तक रिचार्ज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, और फिर हम वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ये होता है। ठीक है, और आपका इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप होता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट वाली, ये क्या है, अपने आप। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, अपने आप होती है, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे सपोज करो मैंने फोन एक बार चार्ज किया, ठीक है, एक बार चार्ज कर दिया और वो चार्ज हो गया, 100% पहुंच गया, 80% पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने चार्जिंग निकाल दी। अब मैं बिंदास यूज कर सकता हूं ना, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता मैं उसे फुली यूज कर सकता हूं। तो अभी तो क्या हो रहा है, वो अपने आप हो रही है ना अंदर रिएक्शन, जो केमिकल एनर्जी अंदर, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है बैटरी के अंदर, वो अपने आप हो रही है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब आप लोग बोलोगे सर स्पॉन्टेनियस कैसे, आपको चार्ज तो करना ही पड़ रहा है ना। बिल्कुल, उस टाइम के लिए तो मेरे को चार्ज करना ही पड़ रहा है, तो उस टाइम के लिए जब चार्जिंग हो रही है, तो जब चार्जिंग हो रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन एक बार आपका फोन लैपटॉप चार्ज हो चुका है, उसके बाद तो आप उसे बिंदास यूज कर सकते हो ना। उसके बाद तो आपको कोई ऐसा कोई चार्जर लगा के नहीं रखना हमेशा टाइम, नहीं ना। उसके बाद आप अपने आप यूज कर सकते हो उसे, वो अपने आप केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस टाइम पे ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे फेमस गैल्वेनिक सेल कौन सा है, डैनियल सेल। और सबसे पुराना और सबसे फर्स्ट गैल्वेनिक सेल कौन सा था, डैनियल सेल। तो हम लोगों को डैनियल सेल ही अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं है डैनियल सेल, इट इज अ गैल्वेनिक सेल ओनली। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल। उसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल, उसका यह डायग्राम है हमारे सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 मिनट कुछ नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है ना। किसी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, वहां नहीं जाना है। कहाँ ध्यान देना है, स्क्रीन पे ध्यान देना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम डैनियल सेल का। ठीक है, हाँ, सेल का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होना। देखते जाओ, सुनते जाओ। हमारे पास एक है कैथोड, सॉरी एक है ये एनोड लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और राइट साइड पे क्या है, कैथोड। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या ये यूनिवर्सल है, हाँ भैया, ये क्या है, यूनिवर्सल है। एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन ही होगी। पक्की बात है, पक्की बात है। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। कोई टेंशन लेने बात नहीं है, ये तो पक्की बात है। अब आपने एनोड किसकी बना रखी है, देखो एनोड बना रखी है आपने जिंक के रॉड की। यहां पे देखिए लेफ्ट साइड पे जिंक के रॉड की आपने एनोड बना रखी है। और सॉल्यूशन आपने क्या ले रखा है, ये देखो, ये सॉल्यूशन ले रखा है ना, ये आपने सॉल्यूशन ले रखा है, देखो। ठीक है, सॉल्यूशन किसका ले रखा है, लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो सॉल्यूशन है ZnSO4 का, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है, राइट साइड में देखो कैथोड किसकी बना रखी है, कॉपर की बना रखी है, कॉपर की रॉड बना रखी है कैथोड। ठीक है भैया, ये समझे हम। और जो सॉल्यूशन ले रखा है, देखो इसमें भी सॉल्यूशन ले रखा है ना, इसमें भी सॉल्यूशन ले रखा है। तो इसमें आपने सॉल्यूशन किसका ले रखा है, कॉपर सल्फेट का ले रखा है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब होता क्या है, आपका जो एनोड है, एनोड किसकी है, एनोड आपकी जिंक की है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, जो ये जिंक है ना, ये जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के एज Zn+2 सॉल्यूशन में चले जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि यहां पे रिएक्शन क्या हो रही है, कहां पे, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जो जिंक की रॉड है जो सॉलिड फॉर्म में है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zinc+2 एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन में जाए जा रही है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहां पे रिएक्शन हो रही है, एनोड पे हो रही है।
तो अगर ध्यान से देखो हम, तो क्या ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है? बिल्कुल है, दिखना चाहिए। Zn किस में है? 0 में है। यहाँ पे किस में है? +2 में है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल, तो एनोड पे तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। करेक्ट। अच्छा, ये इतना हमको समझ में आया कि यार ये जो जिंक है, रॉड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक +2 सोल्यूशन में जा रहा है। मतलब यहां से क्या हो रहा है? जिंक +2 सोल्यूशन में जाया जा रहा है, सोल्यूशन में जाया जा रहा है। करेक्ट, ठीक है भैया, इतना समझ में आया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इस सरफेस पे छोड़ के जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस सरफेस पे आ जाएंगे। तो हमको ये बात पहले, सबसे पहले दिखे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रॉड के ऊपर आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो रॉड के ऊपर आ रहे हैं, तो वो कौन सा चार्ज लेके आएंगे अपने साथ? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो एनोड आपकी कौन से चार्ज की हो जाती है? यहां पे एनोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड पे क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। ध्यान रखना, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। करेक्ट। तो ये एनोड की पिक्चर हम समझ गए। ठीक है भैया, एनोड की हम पिक्चर समझ गए। अब देखो कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है आपका? कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे जो यार कॉपर +2 आयंस है, देखो सोल्यूशन में है ना, देखो आपने CuSO4 का सोल्यूशन लिया है, तो कॉपर +2 आयंस सोल्यूशन में रहेंगे, वो मूव करना स्टार्ट करते हैं कैथोड की तरफ। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? रिडक्शन होना है ना, रिडक्शन होना है। तो क्या कैथोड पे रिएक्शन होगी? कॉपर +2 आएगा जो कि एक्वस सोल्यूशन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड। मतलब कॉपर डिपोजिट हो रहा है, कैथोड पे कॉपर डिपोजिट हो रहा है। ठीक है। और अगर आप अगेन ध्यान से देखें इसे, तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन हो भी रहा है, कॉपर +2 से कहां जा रहा है? 0। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और एनोड अगर हमारी नेगेटिवली चार्ज है, तो कैथोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इसको डायग्राम में भी देखो इन्होंने दिखाया है। देखिए येलो से मार्क करते हैं, ये रहा, देखो ये रहा, ये देख रहे हो? ये नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव किसका दिखाया? एनोड का। ये पॉजिटिवली चार्ज किसका दिखाया है? आपके कैथोड का। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। अब आपको ये पता है कि यार आपके जो अपने ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहां पे है? इलेक्ट्रॉन आपके एनोड पे बहुत सारे हैं। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन पे, एनोड पे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाए। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके एनोड से मूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो ये एरो दिखा रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गया, ये गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और ये सर्किट बंद कर दो, हमको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करानी है, हमको करंट फ्लो कराना है पूरे में। तो करंट फ्लो कराने तो सर्किट तो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। देखो ना, इस डायरेक्शन में बनाया ना मैंने। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब हमें ये पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो देखो इधर एरो से दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक बनाया है? एनोड से लेके कैथोड तक। तो जो करंट भैया हैं वो कहां से कहां मूव होंगे? फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उल्टी डायरेक्शन में मूव होंगे। ये भी चीज भैया हमको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक तो पिक्चर हमको बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है। हमने देखो ये रॉड थी, यहां देखो पिक्चर अभी तक पता है कितनी हुई है? आधी कंप्लीट हुई है। ये थी यार आपकी एनोड, सुनो यहां पे, ये थी आपकी एनोड। ठीक है। इसको आपने सर्किट यहां से जोड़ रखा है एक्सटर्नल वायर से। ये है आपकी कैथोड, ये आपकी कैथोड। तो भैया हमको इतना तो नजर आ गया कि करंट या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इतना तो हमें समझ में आ चुका है। पर क्या अगर मैं आपको इतना सा ही बता के छोड़ दूं, तो क्या आपको यह विश्वास होगा कि यार यहां पे करंट दौड़ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। देख लो, सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब पूरा सर्किल आएगा ना। तो करंट मान लो यहां से लेफ्ट से चलना स्टार्ट करा, तो एनोड तक आया, अब कहां जाएगा? अब कहीं नहीं जा पाएगा। तो सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। तो उस सर्किट को कंप्लीट करने का काम किसका होता है? सॉल्ट ब्रिज का होता है। उस सर्किट को कंप्लीट कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, सॉल्ट ब्रिज है क्या?
ये सारी चीजें मैं लिख के भी लेके आया हूं और आपको भी समझा भी दूंगा वापस से। सॉल्ट ब्रिज है क्या? सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? इन्वर्टेड यू ट्यूब, जिसमें देखो यहां पे लिखे हैं हम लोग, ये सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? इज इन्वर्टेड यू ट्यूब, जिसके अंदर कंटेनिंग जो रिएक्ट नहीं करे ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब है, इसके अंदर क्या लोगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लोगे, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्ट नहीं करे। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे इसमें देखो K2SO4 ले रखा है, देखो KNO3 ले रखा है, देखो KCl ले रखा है। तो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे, जो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इन्वर्टेड यूट्यूब के अंदर आप ये ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं, यहां तक कोई भी समस्या। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? टू कंप्लीट द सर्किट। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? टू कंप्लीट द सर्किट। अब देखो यार हो क्या रहा है, सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है, यहां पे देखिए, है ना। सबसे पहले अगर मैं ये समझूं तो हमको ये पता था कि यार वापस एनोड की रिएक्शन पे आओ। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक एक्वस में, मतलब जिंक एक्वस आपका कहां जाए जा रहा है? सोल्यूशन में जा रहा है सोल्यूशन में जिंक +2 जाए जा रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एनोड वाले कंटेनर में जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है? यहां पे जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, हाँ या ना? बिल्कुल कर रही है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? मैं न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। दोनों जो हमारे सॉल्यूशन है, कैथोड वाले भी और एनोड वाले में, हमें उन्हें क्या रखना पड़ता है? न्यूट्रल रखना पड़ता है। अगर हम उन्हें न्यूट्रल नहीं रखेंगे ना तो एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो कि हमारे जो बैटरी बनने वाली है, ये जो हमारा सेल बनने वाला है, जो हमारा करंट दौड़ने वाला है, उसको अपोज करेगा और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमें दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रल रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इतना पता चला कि यार लेफ्ट साइड में एनोड वाले जो कंटेनर है उसमें जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, हमें इसको क्या करना है? न्यूट्रल करना है। अच्छा, अब देखो राइट साइड में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, तो कॉपर +2 तो सोल्यूशन से बाहर निकल रहा था और वो एज कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन सल्फेट बोल रहा है कि यार हम तो एज इट इज हैं सोल्यूशन में। सल्फेट बोल रहा है हम तो एज इट इज हैं सोल्यूशन में, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी ही है। तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मैं इतना ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पे नेगेटिव चार्ज सल्फेट का SO4 जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी है, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस सोल्यूशन में बढ़ रहा है। मतलब एनोड वाले इधर क्या बढ़ा? जिंक +2 की वजह से पॉजिटिव चार्ज। कॉपर सल्फेट में कैथोड की तरफ आपका सल्फेट की वजह से कौन सा बढ़ा? नेगेटिव चार्ज बढ़ा। दोनों को मुझे क्या करना है? न्यूट्रलाइज। तो देखो मैंने न्यूट्रलाइज करने का भी काम किसका है? सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज में मैंने क्या लिया है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट K2SO4। अब K2SO4 कैसे टूटेगा? K+ और SO4 में। अब SO4 क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, इसको चाहो तो दूसरे कलर से ले लेते हैं ना। अभी देखो, है ना, रुक जाओ, कौन से कलर से लें? इससे ले लेते हैं। चलो, तो ये SO4 न्यूट्रल करने किसको जाएगा? जिंक +2 को, इसको न्यूट्रल करेगा ये, ताकि जिंक +2 ऑलरेडी था, SO4 आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, नेगेटिव चार्ज आया, न्यूट्रल हो गए। अब राइट साइड में कौन था? सल्फेट था। इसको न्यूट्रल कौन करेगा? इसको न्यूट्रल हमारा K+ करेगा। आई बात समझ? अब हो चुका है सर्किट भी कंप्लीट और सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो चुके हैं। अब आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टेक योर टाइम, चेक प्लीज चेक। एक चार्ज को पकड़ लो, किसको पकड़ लो? नेगेटिव चार्ज को पकड़ लो। मैंने इतना तो आपको समझा दिया कि जो करंट मूव होता है वो दोनों की वजह से मूव होता है। मतलब आयंस अगर मूव कर रहे हैं तो करंट आपका मूव करेगा। तो एक चीज को पकड़ लो, आपने सपोज करो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, मतलब नेगेटिव चार्ज को पकड़ लिया। ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज ये रहा। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कहां दिखाता? यहीं तो दिखाता। अरे ये रहा, जिसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज कहां से जा रहा है? एनोड से कैथोड। तो देखो ये एनोड गया, एनोड से कैथोड ये गया, ये देखो यहां पे आ गया, बिल्कुल सही है। ये यहां पे आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे नीचे जाएगा। अब ये देखो ये रहा सल्फेट भी क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो देखो इसकी भी डायरेक्शन तो यही आ रही है,
तो आप समझ पा रहे हो, लूप है। जैसे देखो यहां पे देखो, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, फील कराएं आपको, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं ये बता दूं आपको कि सल्फेट भी सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो सल्फेट आया यहां पे, तो सल्फेट कैसे मूव कर रहा था, ऐसे, तो देखो चक्रा बैठ तो रहा है, नेगेटिव चार्ज, देखो देखो देखो, सर्किट कंप्लीट हो गया। एक चार्ज पकड़ के देख लो ना यार, एक चार्ज पकड़ के देख लो, हो गई बात। तो सर्किट कंप्लीट करने का काम भी किसका है, सॉल्ट ब्रिज का है। न्यूट्रल रखने का काम भी किसका है, सॉल्ट ब्रिज का है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लोग। आई बात समझ में, ये कौन सा सेल है ना, जिसमें मजा आ गया, एकदम फील ले ली हमने। कौन सा सेल है ये, कौन सा सेल है, एक सेकेंड, कौन सा सेल है, डैनियल सेल है। कौन सा सेल है, डैनियल सेल। अब इसमें अगर मैं आपको रिएक्शंस लिख के बताऊं, है ना, देखो कोई सा भी सेल होता है ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कौन कौन सी, कैथोड होती है और एनोड होती है। तो दोनों की रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करें एनोड की। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करो, है ना। ये सारी बातें अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारी बातें रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वापस मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि भैया घुस जाए, है ना, इधर घुस जाए। ठीक है ना, तो बिल्कुल जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जो जिंक था सॉलिड में वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 एक्वस में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ही आपका कॉपर +2 गेन कर रहा है, और वो कॉपर सॉलिड में जा रहा है। सही बात है, यही हो रहा है, बिल्कुल सही है। हमारा एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। सही है, ठीक है। एनोड आप देखो तो डैनियल सेल में इट इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड आप देखो तो डैनियल सेल में इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये सब ठीक है। अब देखिए, ये जो आपकी पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। RXN रिएक्शन हो गई, है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये। कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगर सपोज करो आपको पूरे सेल की रिएक्शन लिखनी है, क्या लिखना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये लिखनी है, तो क्या करोगे, चीजें ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे ना, कैथोड और एनोड की रिएक्शन को ऐड करोगे। ऐड करते से ही यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, रिएक्टेंट देखो कौन कौन है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस। ठीक है, ये दे रहे हैं जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये क्या हो गया, आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। इसमें आपको इतना देखो समझ में आना चाहिए, जिंक 0 में है, इसमें ये +2 में है, तो ये स्टेप क्या है इसमें, ये स्टेप क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन। आया ना, कॉपर इसमें +2 में है और इसमें कहां है, 0 में, तो ये स्टेप क्या है, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। एक और बात मैं आप लोगों को यहीं पे ही बता दूं कि कभी भी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे सेल की, कभी भी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे सेल की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आते, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखते हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं दिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, किसी कोई आपको इक्वेशन दे दिए और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो क्या होगी, हाफ रिएक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, हाफ रिएक्शन होगी, पूरी रिएक्शन वो नहीं है। और हाफ कौन सी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, वो तो चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर
इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, then it means it is half रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है। ठीक है, देखो ना एनोड वाली देखो, एनोड वाली देखो, यहां पे देखो, एक सेकंड रुक जाओ यार, है ना, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, है ना, तो ये क्या है, हाफ रिएक्शन है, ओवरऑल में कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, इतनी तो हमको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो अब फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन था, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को उसने क्या करा था, न्यूट्रल करा था, एंड इट कंप्लीट्स द सर्किट ऑल्सो, इसकी वजह से ही सर्किट कंप्लीट हो पाया और पूरे सर्किट में करंट दौड़ पाया, पूरे सर्किट में करंट दौड़ पाया। सही है, सॉल्ट ब्रिज में लिया गया था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया, सबसे पहली बात तो ये कि मोबिलिटी बोथ द आयंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अरे भैया आपका काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, न्यूट्रल करना सोल्यूशन को, दैट्स इट, यही काम है, और सर्किट को कंप्लीट करना। ये काम नहीं है कि अंदर जाके भैया रिएक्शन हो जाए। तो हम लोगों को सॉल्ट ब्रिज में ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो इनर्ट हो, मतलब उसके जो कैटायन और अनायन हो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। ठीक है, बोथ द आयंस शुड नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस शुड बी सेम। मतलब जैसे आपने K2SO4 लिया था तो K+ हो गया और SO4 2- हो गया, तो जो दोनों के दोनों जा रहे हैं सॉल्यूशन में, जा रहे हैं कंटेनर में जा रहे हैं, तो उन दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे देखो यहां गए थे ना, देखो सल्फेट जा रहा है लेफ्ट साइड में, पोटेशियम जा रहा है राइट साइड में, तो दोनों आपके सेम स्पीड से जाने चाहिए। अगर भैया सेम स्पीड से नहीं गए और एक ज़्यादा तरीके से चले गया तो एक तो न्यूट्रल कर देगा, दूसरा न्यूट्रल कर ही नहीं पाएगा, तो अगेन एक अपोजिंग वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। हमको अपोजिंग वोल्टेज डेवलप नहीं करना है, तो दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसमें आयंस होंगे, तो उन दोनों आयंस की स्पीड या फिर मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। आई है बात समझ में, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो, अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इस चीज को वापस देखिए, इस चीज को अच्छे से, बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि क्या रिप्रेजेंटेशन है किसी भी गैल्वेनिक सेल का। सबसे पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं ये डैनियल सेल को, है ना, डैनियल सेल को ही करके देखो डैनियल सेल क्या है, एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का। क्या गैल्वेनिक सेल सिर्फ और सिर्फ डैनियल सेल ही होते हैं, नहीं। डैनियल सेल में देखो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका जिंक कर रहा है और कॉपर कर रहा है। ये आपका सबसे पहला गैल्वेनिक सेल था। जैसे हमारा फोन है तो फोन में भी तो क्या है, गैल्वेनिक सेल है, मतलब पीछे क्या है, आपकी बैटरी लग रही है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो उसमें फोन में हमारे कौन सी बैटरीज होती हैं, पता है आपको कौन सी बैटरीज होती है, लिथियम बैटरीज होती हैं। अब लिथियम बैटरीज क्यों होती है, क्योंकि क्या है यार, लिथियम बहुत लाइट एलिमेंट है, हमको फोन्स को क्या बनाना है, बहुत हल्का बनाना है यार। भारी भारी एलिमेंट ले लेंगे, 5-5 किलो के हमारे फोन्स हो जाएंगे तो थोड़ी ना काम बनेगा। पोर्टेबिलिटी भी तो एक इशू है, तो हमको हमारे फोन्स को काफी हल्का रखना है, राइट। तो इसी चक्कर में आपके लाइटर एलिमेंट्स यूज करे जाते हैं जनरली, तो लिथियम की बैटरीज होती है हमारे फोन के अंदर। अब डैनियल सेल की बात करें तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 इक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 इक्वस प्लस कॉपर सॉलिड में, इतना, यही तो है, यही है। ठीक है, अब इसको हमको सपोज करो रिप्रेजेंट करना है, तो देखो यार हमको अगर डैनियल सेल लिखना है या हमको गैल्वेनिक सेल लिखना है तो एक रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए। हमेशा थोड़ी ना ये इतनी भारी भारी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन है क्या, रिप्रेजेंटेशन है पहले आप लिखोगे एनोड के बारे में, फिर आप खींचोगे 2 डंडे, फिर आप लिखोगे कैथोड के बारे में। ठीक है, और हर किसी को कैसे लिखोगे, पहले रिएक्टेंट फिर उसका प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट फिर उसका प्रोडक्ट। जैसे देखो एनोड के बारे में लिखूं तो एनोड की रिएक्शन कौन सी थी, ये वाली थी, ये थी ना एनोड की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ये कौन सी थी, कैथोड की, जिसमें रिडक्शन हो रहा था। तो पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी है हमको, है ना, एनोड के बारे में लिखना है, और उसमें भी पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। तो जिंक रिएक्टेंट है,
ये कन्वर्ट हुआ जिंक +2 एक्वस में। देखो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और बीच में मैंने इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक डंडा खींचा। अब खींचोगे ये दो डबल डंडे। अब बोलोगे दो डबल डंडे किस लिए होते हैं? ये दो डबल डंडे रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, दो डंडे खींचे। अब किसकी रिएक्शन लिखोगे? कैथोड की। अब कैथोड में क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? अगेन पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन है? Cu+2। कौन से फेज में? एक्वस फेज में। और कॉपर सॉलिड। सही है, ये हो चुका है रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है आपका? रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, चलिए, है ना। चलो और देखो, अब एक यहां पे पहले नोट लिखेंगे, एक यहां पे पहले नोट लिखेंगे। ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही नहीं दिखाएंगे, और भी दिखाएंगे ना, आपको भी करने हैं वो रिप्रेजेंटेशन लिखने हैं। ठीक है, नोट क्या है? इफ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोलाइट या फिर मेक एन इलेक्ट्रोड ऑफ अ सब्सटेंस, देन वी टेक प्लैटिनम सॉलिड एज इलेक्ट्रोड। अब सुनना ध्यान से, इसमें हम बोलना क्या चाह रहे हैं ना, भावनाएं समझना। ठीक है, भावनाएं समझना। बोलना क्या चाह रहे हैं कि यार अगर आप किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड नहीं बना पाते हो तो आपको प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड लेना है। देखो यार, इलेक्ट्रोड है क्या? जैसे चलो आप लोग डैनियल सेल की तरफ चलो, वापस देखो, डैनियल सेल की तरफ वापस चलिए। डैनियल सेल की तरफ अगर हम वापस चलें तो ये इलेक्ट्रोड से एनोड था और कैथोड था। ये क्या है? रॉड्स हैं। जिंक की रॉड थी और कॉपर की रॉड थी, मतलब सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब कुछ ना कुछ सॉलिड सब्सटेंस है। तो यार इलेक्ट्रोड हमेशा किसकी बनती है? किसी सॉलिड सब्सटेंस की बनती है। अब सपोज करो सॉलिड है ही नहीं आपके पास, या तो लिक्विड है या गैस है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तो आप लिक्विड का भी इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, गैस का भी इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। मतलब जो सॉलिड है, इलेक्ट्रोड्स आर ऑलवेज किसके रहेंगे? सॉलिड के रहेंगे। तो आप लिक्विड का या गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। तो अगर सपोज करो आपका लिक्विड या गैस कहीं पे बन रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोड तो है ही नहीं। जैसे यहां पे देखो क्या था, डैनियल सेल में देखो, ये क्या था? सॉलिड था, तो इसका इलेक्ट्रोड बन गया। यहां पे कॉपर क्या था? सॉलिड था, तो इसका इलेक्ट्रोड बन गया। अब सपोज करो सॉलिड होता ही नहीं, एक्वस होता और गैस ही होता केवल, तो अब कुछ ना कुछ तो डंडा चाहिए ना, है ना। उस डंडे पे ही तो यार या तो कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी या कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी। तो वो डंडा आपको किसका लेना है? प्लैटिनम का ले लेना है। अगर आप किसी और का नहीं ले सकते तो, मतलब अगर जैसे जिंक और कॉपर नहीं होते तो यहां पे मैं क्या यूज कर लेता? प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड यूज कर लेता। प्लैटिनम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये क्या रहता है? इनर्ट रहता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आगे चल के यार आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोड्स भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? इनर्ट होती है और रिएक्टिव होती है। ठीक है, जैसे प्लैटिनम है, ये क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये ऐसा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तभी हम इसका डंडा ले लेते हैं, इसका डंडा ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी, उससे चीजें समझ में आ जाएंगी। जिंक सॉलिड प्लस 2H इक्वस H+। ठीक है, ये जा रहा है Zn+2 इक्वस में, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, चलो इसका आप रिप्रेजेंटेशन लिख के बताओ। लिखो, आप खुद लिखो। पहले क्या लिखोगे? एनोड, फिर डबल डंडा, फिर कैथोड। ठीक है, एनोड का ये दिख गया होगा आपको, ये रिएक्शन है एनोड की, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक 0 से +2 जा रहा है, ये एनोड है। ठीक है, ये क्या है? कैथोड है, ये भी आपको दिख गया होगा। ठीक है भैया, ये भी आपको दिख गया होगा, एक एनोड दिख गया, एक कैथोड दिख गया। ठीक है, अब क्या लिखूं? पहले एनोड की रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट जिंक सॉलिड और फिर प्रोडक्ट जिंक+2 इक्वस। ठीक है, दो डबल डंडे सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर कैथोड की रिएक्शन, उसमें पहले रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट पहले लिख रहे हो तो यहां पे स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो वहां पे 2 मत लिख देना, सिर्फ रिएक्टेंट लिखो, H+ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वस।
फेज लिख लो उसका, फिर उसका प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट क्या है? H2। कौन सा फेज है? गैस फेज है। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी सोचना है, डंडे के बारे में भी सोचना है। तो अगर आप एनोड साइड देखो तो ये आपको सॉलिड मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो इसका डंडा बना लेना, इसका इलेक्ट्रोड बना लेना। लेकिन राइट साइड देखो तो आपको एक्वस मिल रहा है और गैस मिल रहा है, यहाँ पे कोई सॉलिड है ही नहीं। तो डंडा किसका बनाओगे? किसका बनाओगे? प्लैटिनम का। प्लैटिनम सॉलिड लिख दो, ये हो गया आपका काम, हो गया काम, है ना। तो इन शॉर्ट मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? इफ एक्वस और गैस प्रेजेंट देन टेक डंडा ऑफ प्लैटिनम। डंडा कौन है हमारा? डंडा कौन है? इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोड किसका बना लेना है? प्लैटिनम का बना लेना है। कि अगर एक्वस और गैस आ गया, एक भी सॉलिड आ गया, जैसे देखो पिछले केस में, मतलब एनोड की साइड में एक सॉलिड मिल गया, जिंक सॉलिड मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, इसी का ही इलेक्ट्रोड बना लेंगे। नहीं मिला राइट साइड में यार, एक्वस मिला और गैस मिला, तो फिर प्लैटिनम लेना पड़ा, प्लैटिनम लेना पड़ा। ठीक है, चलो भैया एक और करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, है ना, एक और करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करिए। Cr2O7 2 ये रहा आपका एक्वस प्लस Fe+2 एक्वस, फिर Cr+3 एक्वस प्लस Fe+3 एक्वस। चलो करो, करिए करिए करिए। सोचो एनोड क्या है, कैथोड क्या है, रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखो क्रोमियम +6 में है, ठीक है, ये +3 में है। अब ये कैसे आया? ये क्या है, कौन है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कहाँ पढ़ते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तभी रिडॉक्स रिएक्शन को मैं छुपा रुस्तम, क्या बोलता हूँ मैं? छुपा रुस्तम चैप्टर बोलता हूँ। ये भैया उससे डायरेक्टली सवाल भले ही नहीं आए, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट आपको इतना यूज करने हैं केमिस्ट्री में, जबरदस्त, बहुत ज्यादा यूज करने हैं। तो ये चीज क्या हो गई? ये चीज क्या हो गई आपकी? एनोड की, सॉरी +6 से क्या जा रहा है? +3 कैथोड है, माफ करिएगा मेरे को, कैथोड रिडक्शन हो रहा है ना यार, है ना। और Fe+2 से जा रहा है +3, तो ये कौन है? एनोड है। पहले कौन लिखते हैं? एनोड लिखते हैं। तो उसका रिएक्टेंट कौन है एनोड का? Fe+2। और प्रोडक्ट कौन है? सॉरी, फेज लिख लो, एक्वस। और प्रोडक्ट कौन है? Fe+3, इसका भी फेज लिख दो। अब दो डंडे, फिर क्या लिखूं? कैथोड। कैथोड में रिएक्टेंट कौन है? Cr2O7 2 एक्वस। फिर कौन है? प्रोडक्ट Cr+3 एक्वस। ये भी चीज सही है। अब देखो इलेक्ट्रोड के बारे में। अरे यार, यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे एक्वस है, दोनों एक्वस हैं, कोई सॉलिड मिला ही नहीं, तो डंडा किसका बनाओ? प्लैटिनम का। कोई दिक्कत नहीं, इनर्ट है, कोई टेंशन नहीं, बस आपको एक सरफेस प्रोवाइड कर देगा जहां पर रिएक्शन हो जाएगी। राइट साइड देखो, कैथोड पे देखो, एक्वस नो सॉलिड, तो डंडा किसका? प्लैटिनम का। हो गया काम, हो गया। तो इस तरीके से चलना है ना। आई होप अब चीजें समझ में आ गई होंगी। हालांकि जैसे जैसे चैप्टर और आगे बढ़ता जाएगा तो कोई समस्या की बात नहीं, ये चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलो, इतनी तो चीज क्लियर हो गई है, इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब देखो उल्टी चीज भी हो सकती है। कैसे? आपको सपोज करो ये दे दे, आपको मतलब जो सेल है उसकी वो दे दे, रिप्रेजेंटेशन दे दे, और बोले कि ओवरऑल रिएक्शन लिख के बताओ, ओवरऑल रिएक्शन लिख के बताओ। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राइटिंग नेट सेल रिएक्शन फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी है ना, कि भैया सेल ऐसा है, अब उसकी नेट रिएक्शन लिख के बताओ। जैसे कि आपको रिप्रेजेंटेशन दे दी है, सपोज करो प्लैटिनम सॉलिड, H2 गैस, H+ एक्वस, ठीक है, डबल डंडा Sn+4 एक्वस से Sn+2 एक्वस और प्लैटिनम एज डंडा। ये है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब जरा सेल की रिएक्शन लिख के बताओ। लिखो। पहले एनोड की लिखना, फिर कैथोड की लिखना, फिर ओवरऑल लिखना। आपसे तो वो बेसिकली ओवरऑल पूछ रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है? ओवरऑल पूछ रहा है। तो आप पहले एनोड की लिखिए,
फिर कैथोड की लिखी है, फिर आगे बढ़ी। ठीक है, सोचो 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 सोचो। पहले हम एनोड के बारे में लिखते हैं ना, ये हमें पता है ये किसके बारे में होता है, एनोड का, और ये किसका होता है, कैथोड का। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूं, एनोड की रिएक्शन। ठीक है, पहले मैं क्या लिखूं, एनोड की रिएक्शन। तो एनोड पे देखो क्या हो रहा है, H2 गैस में था, ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस एक्वस में। ठीक है, ठीक है, इसको आप रिएक्शन बैलेंस करते हुए चलिए, ये 2 और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो चार्ज भी तो बैलेंस होना चाहिए। यहां पे आपका हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, H प्लस है, और आपने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट, +2। तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव इज टोटल नेगेटिव, ये चीज ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन क्या होगा, जैसे Sn+4 आया, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन आए, है ना, ये कन्वर्ट हो गया है Sn+2 में। अरे अगर +4 से +2 जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन ही तो करने पड़ेंगे। सही है, तो एनोड की रिएक्शन लिख दी, कैथोड की रिएक्शन लिख दी। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। आपसे तो ओवरऑल पूछी है, कैथोड एनोड तो आपने अपनी सुविधा के लिए लिखी है। ओवरऑल क्या करोगे, कैथोड प्लस एनोड को ऐड करोगे। अब एक बोनस स्टेप यहां पे, है ना, थॉट, बादल बनाएंगे, है ना। यहां देखो, ओवरऑल रिएक्शन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही गला चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के आपको समझाया कि कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इट मीन्स इट इज अ हाफ सेल। ठीक है, तो एनोड एंड कैथोड, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन is added in such a way that electrons are completely cancelled। ठीक है, इस तरीके से आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन ऐड करनी पड़ती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली कैंसिल हो जाए। अगर वो कंप्लीटली कैंसिल होंगे तभी तो ओवरऑल रिएक्शन में वो नहीं दिखेंगे। अब क्या दिख रहे हैं आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहां पे भी कितने दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो देखो यहां पे किधर है रिएक्टेंट साइड, यहां पे किधर है प्रोडक्ट साइड। तो कुछ नहीं, ये केस तो आसान है, सिंपली आप ऐड करोगे तो यहां से 2, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो आपकी नेट रिएक्शन आ रही है वो क्या आएगी, आपकी सीधी सीधी वो आएगी आपकी Sn+4 एक्वस प्लस H2 गैस इज गिविंग यू 2H प्लस एक्वस प्लस Sn+2 एक्वस। ये आ गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये आ गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक तो यार कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और एग्जांपल करो यार, है ना। वीडियो यार पॉज करते हुए चलो, ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, ऐसे समझिए, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट दे रखा है सपोज करो ये Sn सॉलिड सेल की रिप्रेजेंटेशन Sn+4 एक्वस डबल डंडा, मतलब सॉल्ट ब्रिज के लिए। ठीक है, और Cl2 गैसियस से Cl- एक्वस और प्लैटिनम सॉलिड। करो, हिंट क्या है, पहले एनोड की रिएक्शन लिखना, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखना, फिर आगे बढ़ना। पहले एनोड फिर कैथोड, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। करो, कैसे, ये हमें पता है कौन है, एनोड की रिएक्शन होती है, ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, कैथोड का है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन भी कितना करेक्ट है। यहां पे Sn का सॉलिड था तो हमने प्लैटिनम कुछ नहीं लिखा क्योंकि इसका डंडा बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोड बन जाएगी। कैथोड साइड देखो गैस है और एक्वस है, गैस है और एक्वस है तो इसका तो डंडा बना नहीं सकते, तो डंडा किसका बनाएंगे, प्लैटिनम सॉलिड का लेंगे। करेक्ट, तो अब आप क्या लिखो, एनोड। एनोड की क्या रिएक्शन है, इसका रिएक्टेंट Sn सॉलिड, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Sn+4 में जा रहा है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैथोड की बात करो जरा, कैथोड की बात करो। कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में हो रहा है देखो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है Cl- में।
कौन सा, एक्वस फेस। पहले तो यार क्लोरीन बैलेंस कर लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड कितने क्लोरीन, 2, तो राइट साइड भी कितने, 2। अब जरा चार्ज बैलेंस कर लो। चार्ज किससे बैलेंस करोगे, इलेक्ट्रॉन से। तो राइट साइड देखो तो टोटल नेगेटिव चार्जेस 2, 2 इंटू -1, तो लेफ्ट साइड क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो देख लो पहले ढंग से, आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कैथोड और एनोड की रिएक्शन दोनों की बैलेंस है, ठीक है। ठीक है, अब क्या लिखनी है हमसे यार, ये सारी चीजें नहीं पूछी है हमसे, क्या पूछी है, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन बताओ तो आए मजा। अब देखो, अब आपको ये थॉट प्रोसेस जो ये बादल बनाया है, अब दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन इस तरीके से ऐड करनी है सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली कैंसल्ड, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। देखिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यार अगर मैं सिंपली ऐड करता हूं तो 4 और 2 ये तो कैंसिल नहीं होने। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस कैथोड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप ऐड कर दो, फिर आप ऐड कर दो। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करा और ऐड करा तो ये क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन अब कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो क्या बन रहा है, SN सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस। 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 1 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। SN प्लस 4 एक्वस प्लस 2Cl माइनस था और 4Cl माइनस एक्वस हो चुका है। तो ये बन चुकी है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐड आपको ऐसे करना है कैथोड और एनोड को सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली कैंसल्ड। इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करना है, कंप्लीटली कैंसिल करना है। क्यों, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं दिख सकते। अब अच्छा ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, भैया क्यों नहीं दिख सकते, ऐसा क्या है यार ओवरऑल रिएक्शन में जो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि यार ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली 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 रिएक्टिव स्पीशीज। तो ओवरऑल रिएक्शन में इतना ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी नहीं हो सकता, मतलब वो रिएक्शन करवा रहा है, मतलब वो रिएक्शन अभी भी हो ही रही होगी, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, राइट। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाफ सेल्स में मिल सकते हैं, एनोड में मिल जाएगा, कैथोड में मिल जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो आज सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, है ना। अब इस वीडियो को और ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं क्योंकि आज वैसे ही इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। थ्योरेटिकल था लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल है ना, दिमाग में फीड होने वाला, और एक एक बात 2-2 3-3 4-4 बार रिपीट करी गई है ताकि यहाँ खोपड़ी में वीडियो को देखते देखते ही चीजें फिट हो जाए, ठीक है। देखो मैं प्रिपेयर तो करके आया था कि आपको अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया था, देखिए सिग्निफिकेंस, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सारी चीजें हम लेक्चर 2 में पढ़ लेंगे, और लेक्चर 2 हो सका तो थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे ताकि हम थोड़ा सा बड़े बड़े लेक्चर्स आएंगे तो आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बेस लेक्चर था तो इतने ही ड्यूरेशन का रखने हैं, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और शानदार तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपना फोटे बनाओ। फोटे मतलब एकदम शानदार होना चाहिए आपका ये चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर यार मिलेंगे हम लोग यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।